तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। 24 फरवरी को जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एक वायरल पेपर है आप लोगों के लिए हिंदी का। और इस पेपर को आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। वायरल पेपर है और इस पेपर के बताए गए जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं ये सभी पेपर में आपके 24 फरवरी को आएगा। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और उसमें आप लोग 95% का अपना टारगेट लेकर चल रहे हो हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का टारगेट जरूर पूरा कराऊंगा, बस आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आपका नाम रहेगा, क्योंकि ये पेपर जब आपका हो जाएगा फिर ये आप पेपर घर पर लेकर चले आओगे। 2025 का पेपर है, पेपर कोड भी आप लोग देख सकते हैं 874 CH पेपर कोड है। हिंदी का ये पेपर है स्टूडेंट। पूर्णांक आप लोगों का जो होता है हिंदी का ये 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय जो आपको दिया जाएगा पेपर में हर एक सब्जेक्ट के यही समय निर्धारित होता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो है पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। निर्देश देखिए क्या है। सबसे पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना, यानी ये जो पूरा पेपर दिया हुआ है स्टूडेंट ये आप लोगों को 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड का और खंड खा। इन दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये पेपर आप लोग भी हमारे साथ में सॉल्व कीजिए, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से हुई है और हिंदी में क्या आप 95% लाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर पूरा सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। जो खड़ी बोली है ये गद्य के जो विकास का प्रारंभिक युग है ये बताना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि आपका का नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए होंगे इसमें आप लोगों का एक प्रकार से टेस्ट भी हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है, यानी किस लेखक का निबंधों का संग्रह है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो हाई स्कूल में स्टूडेंट जो पढ़े होंगे रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर मित्रता, चिंतामणि, ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है रामचंद्र शुक्ल की। तो खा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर गा नंबर कि कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। तो इनमें से क्या भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल नहीं। शिव प्रसाद सिंह बिल्कुल नहीं। बचते हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप और उसके जो लेखक है कौन है, वो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल और कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी का जो निबंध संग्रह है वो है पगडंडियों का जमाना। घा नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पगडंडियों का जमाना राइट आंसर है। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है अड़ा नंबर क्वेश्चन कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इनमें से स्टूडेंट आप लोगों को बताना है कि कन्हैयालाल जो मिश्र प्रभाकर जी हैं इनकी रचना कौन सी हो जाएगी। इनमें से जो मैं करेक्ट आंसर बताऊं, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने किस किस तरह से पढ़ा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कौन सी रचना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने गलती कर दी। देखिए यहाँ पर क्या है, नहीं की बात हो रही है स्टूडेंट। तो काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहीं पर करते हैं कि पूरा क्वेश्चन को वो पढ़ लेते हैं पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से वो नहीं पढ़ते। देखिए कैसे कि मैंने पढ़ा कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है इन चारों में से, आप लोगों ने भी मेरे साथ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखा नहीं होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मुक्तिबोध, ठीक है। मुक्तिबोध जो है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है, रचना है जैनेन्द्र कुमार की। किसकी रचना है स्टूडेंट, ये है जैनेन्द्र कुमार की रचना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन गद्य से था। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे नंबर का नंबर कि पूछा गया है कि सरापा निम्नांकित में से किस साहित्य से संबंधित है। तो जो सरापा स्टूडेंट संबंधित है वो किससे संबंधित है, ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो आपका दूसरे नंबर का नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए खा नंबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दीप शिखा के रचयिता कौन है। यानी ये चारों में से आपको बताना है स्टूडेंट कि दीप शिखा के कौन रचयिता है, ठीक है। तो दीप शिखा की मैं रचयिता की बात करूं तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी, यामा, दीप शिखा, रश्मि, ठीक है। ये सब इन्हीं की रचना है, किसकी, महादेवी वर्मा जी की।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है गा नंबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द्विवेदी युग की काल अवधि है। जो द्विवेदी युग की काल अवधि है ये आपको बताना है इन चारों में से। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका 1900 से 1922 ईस्वी तक हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी गा नंबर का तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। घ नंबर देखिए क्वेश्चन कि पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ है। तो जो पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ है स्टूडेंट, ये कब हुआ है ये आपको बताना है। क्या भारतेंदु युग में, या शुक्ल युग में, या छायावादी युग में, या छायावादोत्तर युग में। तो घ नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए इनमें से, आपका छायावादी युग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी घ नंबर का तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आंगन के द्वार पर रचना किसकी है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और सेम टू सेम मैं बात करूँ स्टूडेंट, 24 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला हिंदी का, उसमें सेम टू सेम पूरा पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, ये याद रखिए। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, बस फर्क कितना होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, एग्जामिनर की तरफ से। तो आंगन के द्वार पर रचना किसकी है, तो ये आपकी आज्ञे जी की हो जाएगी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आज्ञे इसके राइट आंसर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था वो मैंने बता दिया है। 5 गद्य से था, लेखक से संबंधित, 5 पद्य से यानी कवि से संबंधित। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के क्या दे रहा है, हमें उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिख रहा है और 2 नंबर का एक प्रश्न है, टोटल 10 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब मैं दिखा दूँ आपको कि 2 गद्यांश पेपर में दिए होते हैं। ठीक है, ये देखिए पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं और इसके हर एक गद्यांश के 5-5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके भी 5 प्रश्न हैं और इस गद्यांश के भी 5 प्रश्न हैं। तो हमें इन दोनों में से केवल एक को हल करना है और इसके बताए गए प्रश्नों को उत्तर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होगा। ठीक है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्नों का, यानी जब आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन है, बराबर आपका 2 बराबर कितना 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्री का होता है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो सबसे पहले हमें पढ़ लेना है, जैसे मान लीजिए कि नहीं आता है तब हमें पढ़ लेना है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश या असुर आए। ठीक है, इस तरह से गंधर्व आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए। ठीक है, ना जाने कितने मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए अशोक की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल गया, तो समझ जाइए कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है अशोक के फूल। क्या नाम है चैप्टर का, अशोक के फूल। और जो इसके एक प्रकार से लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो की पॉइंट होता है जिससे आप लोग चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि गद्यांश पहचानने का ट्रिक और पद्यांश पहचानने का ट्रिक। आप YouTube पर सर्च करोगे कि गद्यांश कैसे पहचाने क्लास 12 हिंदी बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या खींचा हुआ है, ये देखिए जो लाइनें नहीं खींची हुई ना नीचे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लिखा हुआ है कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है। तो इसका हमें अर्थ बताना है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हालांकि इसका अर्थ बता रखा है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया फ्री का होता है, आपको नहीं आता है पेपर में हल करना तो आप इसी को उठाकर रेखांकित अंश की व्याख्या की जगह पर लिख सकते हो। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। राइटिंग से लिखोगे 2 नंबर, नहीं तो 1 नंबर तो कंफर्म रहेगा क्योंकि आपने मेहनत किया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। अब ये देखिए स्टूडेंट, जो 3 प्रश्न है इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए एक में प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि रविंद्रनाथ ने इसे यानी यहाँ पर देखिए किसे महामानव समुद्र कहा है, रविंद्रनाथ ने। ये देखिए, तो रविंद्रनाथ ने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए एक और मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर
भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। देखिए भारतवर्ष को बनाने में के लिए काफ़ी सारे लोगों का सहयोग रहा है। यहाँ पे देखिए मानव जातियाँ यही है। और आज के ये देखिए यहाँ से लेकर स्टूडेंट आप यहाँ तक लिख दोगे तब भी इनफ रहेगा, नहीं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपका पक्का रहेगा, यानी 2 नंबर तो आपका पक्का रहेगा। 2 जो प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है, वो आपका चाहे गद्यांश हो या आपका पद्यांश हो, ठीक है। दोनों में आपका चैप्टर का नाम और लेखक या कवि, चैप्टर का नाम और आपका जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो पूछा ही जाएगा। अब मान लीजिए कि ऊपर वाले का आपका नहीं आता है तो अथवा वाला करके आप ये नीचे वाला के प्रश्नों को उत्तर दे दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम हमें बताना है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःशूत्र होने पर, यहाँ पर देखिए निःशूत्र होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसके गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। एक प्रकार से ये दिया हुआ है और ये चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया था ना कि चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम बताइए, तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे, तो 2 नंबर यहाँ पर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये भैया पूरा ही रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसका आपको पूरा मीनिंग बताना है जो कि सुंदर रेड्डी जी ने ऑलरेडी से कर रखा है, ठीक है। नहीं आता है तो पूरा उठाकर लिख दीजिएगा, कोई वो नहीं है मेहनत करने की। देखिए एग्जामिनर क्या सोचता है एग्जामिनर कि आपने मेहनत किया है, ठीक है, आपने लिखा है। अब जो स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। छोड़ना नहीं है, नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर को मोटिवेट करोगे कि भैया बच्चे ने मेहनत किया है तो इसको नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा, नहीं आता है तो उसी को उठाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी का जो 3 प्रश्न है स्टूडेंट, इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में मिलेगा। मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए संस्कृत एक अटूट अंग क्या है, देखिए संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो को जरूर याद रखना है कि पेपर में केवल 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है, तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लीजिएगा। चैप्टर का मैंने जैसे नाम बताया भाषा और आधुनिकता, और आपका जो है एक प्रकार से अशोक के फूल, ये ऐसे चैप्टर है जो आपके पेपर में इससे गद्यांश आपके पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है इसके आधारित हमें प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए हैं और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न दिया होता है, ठीक है। कितने 5 क्वेश्चन और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न बराबर 10 नंबर आपका इसमें भी मिल जाएगा। और पद्यांश में भी स्टूडेंट 2 पद्यांश आपके दिए होते हैं, पेपर में केवल एक ही को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, इसके बताए गए केवल प्रश्नों का ही हमें उत्तर देना है। दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए, ठीक है। तो कृपा निधान सुजान संभ्रु हिये की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करी के मनमानी, एक प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट गंगावतरण, क्या नाम है, गंगावतरण नाम है। और इसके जो कवि हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, यहाँ पर जो रेखांकित अंश की व्याख्या ना खींची हुई है इसका पूरा मीनिंग बताइए, अर्थ बताइए, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने कर रखा है। बाकी के जो 3 प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका आंसर आप लोगों को स्टूडेंट इसी में से देखकर देना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों को स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे कि कॉपी कैसे लिखें हिंदी में, ठीक है, और आप लोगों को जो है गद्यांश और पद्यांश कॉपी में कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, कैसे तरीका है, वो बताया हुआ है कॉपी वाले वीडियो में। एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा स्टूडेंट, काफ़ी आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि गद्यांश और पद्यांश कॉपी में कैसे लिखें, ठीक है, और कैसे सॉल्व करें, बेहतरीन तरीका बताएं कि पद्यांश हल कर ली जाए, ठीक है। नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला कि दुख की पिछली रजनी बीत विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये या देखिए छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वो रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसका, या देखिए कभी मत इसको जाओ भूल। तो एक प्रकार से ये भी पद्यांश दिया हुआ है और इससे भी जुड़े
5 प्रश्न दिए हुए हैं, केवल हमें इन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और 2 प्रश्न जैसा कि मैंने आपको गद्यांश में ही बता दिया था कि कंपलसरी होता है भैया, ये आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि चैप्टर का नाम बताइए और इसके कवि का नाम। तो चैप्टर का नाम है भैया श्रद्धा मनु। क्या नाम है? श्रद्धा मनु। बहुत ही प्रख्यात चैप्टर है और काफ़ी फेमस चैप्टर है। इसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो श्रद्धा मनु और गंगोत्तरण, इसके जो गद्यांश आपके पद्यांश दिए हुए हैं तो पढ़ लीजिएगा, इससे काफ़ी आपके पद्यांश पेपर में आते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 3 प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को जो है इसी गद्यांश आपके पद्यांश में से देना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। मैंने पद्यांश सॉल्व करना वीडियो में बना दिया, आप लोगों को हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट दिख जाएगा। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओगे आपको A to Z वीडियो मिल जाएंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, जो कि हिंदी की तैयारी के लिए इनफ है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। अब वो कौन कौन सा जीवन परिचय देखिए। सबसे पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का और तीसरा है जैनेन्द्र कुमार का। ये तीनों जीवन परिचय आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, वीडियो देख लीजिएगा। तीनों जीवन परिचय लेखक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को आएगा, पेपर में तैयार कर लीजिए। ठीक है, पेपर में आएगा तो तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जीवन परिचय ही एक ऐसा है जो कि लेखक और कवि का दोनों हर साल लगातार पूछा जाता है। ठीक है, खा नंबर देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी शब्द सीमा कितनी? 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना होता है। 5 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 3 + 2 = 5। 3 नंबर दिया जाएगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए और 2 नंबर दिया जाएगा इनकी कृतियों के लिखने के लिए। टोटल 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी का, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी का और तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, तो ये 3 जो है कवि का जीवन परिचय आप लोगों को अभी से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का ये प्रश्न है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है और अथवा करके आपका एक और इसमें दिया हुआ है कहानी में कि पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र है कौन है? गोधन है। ठीक है, तो इनके बारे में जो गोधन की विशेषताएं हैं वो आपको बतलानी होगी। अथवा करके दिया हुआ, चाहे आप बहादुर या कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र। देखिए बहादुर कहानी के तो बहादुर ही पात्र हैं, कर्मनाशा के हार कहानी के भोरे पाड़े प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में आप लोगों को तैयार कर लेना है। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, यानी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको यूट्यूब पर मिलेगा, हमारे चैनल पर मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूर्ण रूप से आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ, बेहतरीन तरीका में तैयारी कराऊंगी, जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए हिंदी का कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का ये दिया जाता है। ये भी हर साल आपका खंडकाव्य पूछा जाता है। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्दों में। ठीक है, आपको जो है खंडकाव्य देना होगा। ये हमारा जिला वाइज होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया है। ठीक है, जो जिले में खंडकाव्य लगता है उसी खंडकाव्य को आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। मैंने वीडियो बनाया, चाहे श्रवण कुमार हो, त्यागपति हो, रश्मरथी, आलोक वृत, सत्यजीत, मुक्ति यज्ञ। ठीक है, सभी का वेरी में वीडियो को आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमारा देखिए खंडखा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 50 नंबर के सारे प्रश्न हमें हिंदी व्याकरण से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण के इस भाग से 50 नंबर के प्रश्नों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए पूरा पेपर सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। और आप लोग जो कॉपी वाला वीडियो है, स्टूडेंट की कॉपी पूरी कैसे लिखें हिंदी की और पूरा पेपर उसमें भी कैसे सॉल्व करें, सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर मिल जाएगा, तो देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 8 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का क्या करना है आपको? सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर दिया जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि 7 नंबर कैसे दिया जाएगा। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि संस्कृत का जो गद्यांश होता है ये भी पेपर में 2 दिए जाते हैं। ठीक है,
पेपर में कितने 2 दिए जाते हैं, इनमें से भी केवल एक को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर का नाम बताना है और ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, अनुवाद करके इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको 5 नंबर इसके लिए दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा इसके चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मैंने कॉपी वाली वीडियो में बना ही रखा है और वैसे भी मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। संदर्भ के लिए मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ, जैसे कि मदन मोहन महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जिसको मदन मोहन मालवीय कहते हैं। ठीक है, जन्म प्रयाग में हुआ। ठीक है, और 1916 में इन्होंने एक काशी जो कि काशी वाराणसी नाम एक प्रकार से जो है BHO, ठीक है, वाराणसी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी 1916 में मदन मोहन मालवीय ने। तो ये महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम बता दिया है, अथवा करके ये दिया हुआ है, जो कि आपका संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर से। ठीक है, तो दोनों में से केवल एक को आप लोगों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो हल कर लीजिएगा, मेरे वीडियो बनाया हुआ है। ख नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 7 नंबर दिया जाएगा। ये आप श्लोक कह लीजिए या आप इसको संस्कृत का पद्यांश भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 7 नंबर दिया जाएगा, सेम प्रोसेस है स्टूडेंट। ठीक है, संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए। ठीक है, तो देखिए आपका एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है श्लोक। ठीक है, अथवा करके इन दोनों में से केवल आप लोगों को एक ही हल करना है। तो मैं बता दूं आपको, चैप्टर का नाम, जैसे पहले वाले चैप्टर का नाम है दूत वाक्यम। ठीक है, दूत वाक्यम। उसके बाद में जो अथवा नीचे वाला दिया हुआ है, ये भैया सुभाषित रत्नावली चैप्टर से लिया गया है। और सुभाषित रत्नावली एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल पेपर में एक ना एक आपका श्लोक आता ही आता है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। इसमें देखिए छोटा छोटा अनुवाद होगा, जो कि आप लोग कर लेंगे। आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 4 नंबर दिया जाएगा। ये 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यानी हल करने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। जैसा कि मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ, हालांकि पेपर में आपको 2 करना होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कि संस्कृत साहित्य के गुणा वर्तते। ठीक है, तो संस्कृत ऐसा ही रहेगा, उसके बाद में हम लिख देंगे सरस। ठीक है, संस्कृत सरस। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत सरस सर्वश्रेष्ठ विशेषता वर्तते या वर्तते हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी वाली वीडियो में मैंने हालांकि बता दिया है। ठीक है, और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, इग्नोर करोगे ये पेपर को तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि कहा गया है जब पछताए से हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से दिमाग में फीड करके रखोगे तो पेपर में आएगा, सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर का नंबर की हास रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा, तैयार कर लेना है। और ख नंबर क्वेश्चन है कि अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा, अथवा करके दिया हुआ स्टूडेंट में दिखा दूँ। इनमें से केवल आपको चाहे हास का कर लेना, करुण का या अनुप्रास का या उपमा का। ठीक है, तो रस छंद अलंकार देखिए अलग अलग 2-2 नंबर का होता है। फिर ये छंद है सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है। तो इसमें 1 नंबर परिभाषा का दिया जाता है। ठीक है, और 1 नंबर आपको उदाहरण का, टोटल 2 नंबर आपको दिया जाता है। तो रस छंद, ठीक है, रस छंद और अलंकार ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। 9 नंबर आपको दिया जाएगा। अब मैं बता दूं वो कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए सबसे पहला है आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या, तीसरा है भारत में लोकतंत्र की सफलता और चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों को पढ़कर जाना है। ठीक है, और तैयार करके जाना है और अपने शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हैं। ये नहीं भैया कि किताबी भाषा से लिखोगे तभी एग्जामिनर मानेगा, ऐसी कोई बात नहीं है स्टूडेंट। जब आप लोग अपने शब्दों में अच्छे से समझाते हैं एग्जामिनर को तो बहुत खुश होता है। ठीक है, क्योंकि किताबी भाषा से कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं कि भैया किताबी भाषा ही रट्टा मार के जाओ लिखो।
अपने शब्दों में समझाओगे तो वो भी अच्छा रहेगा, और तैयार कर लोगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इन चारों में से कोई आएगा, एक लिख कर चले आओगे, 9 नंबर दे दिया जाएगा। 250 शब्दों में 250 से 300 शब्द में लिखोगे, इतना इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि सायक का संधि विच्छेद है, ठीक है। सायक का जो संधि विच्छेद है 1 नंबर का क्वेश्चन है, और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा, तो वो खा हो जाएगा, से धन अका हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि सज्जन का संधि विच्छेद होगा या संधि विच्छेद है, तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट सत प्लस जन हो जाएगा, सज्जन का सही संधि विच्छेद। तीसरा है नैनम का संधि विच्छेद होगा, तो नैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इनमें से, वो आपका हो जाएगा का वाला, ने प्लस अनम हो जाएगा नैनम का सही संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये 3 संधि था, मैंने बता दिया है। खा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, समास का आ चुका है कि प्रतिग्रह में समास है, तो क्या बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अव्यय भाव द्वंद्व या कर्मधारण। तो इनमें से भैया अव्यय भाव समास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिग्रह में समास है कौन, अव्यय भाव, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि घनश्याम में समास है। अब घनश्याम में स्टूडेंट कौन सा समास हो जाएगा आपका, ये कर्मधारण समास हो जाएगा, ठीक है। तो 1-1 नंबर का समास भी 2 आपके पेपर में दिए होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन कि श्रीमती शब्द में प्रत्यय है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीमती शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो का हो जाएगा आपका, क्या का हो जाएगा स्टूडेंट, जी हाँ का हो जाएगा आपका, मतुप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मतिमान शब्द में प्रत्यय, तो इसमें भी मतुप हो जाएगा, ठीक है। तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन है समास, प्रत्यय और जो कि संधि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का 3 क्वेश्चन। अब आ चुका है रेखांकित, यहाँ पर देखिए खा नंबर में कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, 3 दिए होते हैं। अब इसको कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर आपको विभक्ति बताना पड़ेगा और इसका नियम यानी सूत्र बताना पड़ेगा। इसको हिंदी में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए तीसरा वाला मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब इसमें 2 नंबर कैसे मिलेगा, देखिए ग्राम परिता क्षेत्राणु संधि, यानी गाँव के चारों ओर क्या है, खेत है, गाँव के चारों ओर खेत है। अब इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, द्वितीय। और उसके बाद में नियम हो जाएगा अभिता परता समयान निक्सा हा प्रतियोगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका नियम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। 8 नंबर का दिया जाता है, अथवा करके आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं कि आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसके आमंत्रण पर ग्रीष्मावकाश में वहां गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया था। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है, ठीक है। और पत्र वाला भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, यानी जो भी आप लोगों को स्टूडेंट हिंदी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना है। प्लेलिस्ट वाला आप एक विभाग दिखेगा, वहाँ पर जाओगे, हिंदी वाले सेक्शन में जाओगे, सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके हिंदी के लिए तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ पर मैं PDF वगैरह फ्री में देता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।